नमस्ते दोस्तों। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है और आज हम इस लेक्चर में 9th क्लास के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर दैट इज पॉपुलेशन को स्टडी करके पूरा खत्म करने वाले हैं। ये वीडियो में आपको पूरा पॉपुलेशन चैप्टर एक ही बार में पढ़ने मिलेगा। उसके साथ साथ हम अगले लेक्चर से 10th के एनसीईआरटी को शुरू करेंगे, तो आपको ये लेक्चर जो है वो देखना ही होगा। देखिए, आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को मिस भी कर लिया होगा 9th क्लास के एनसीईआरटी के, तो भी आप इसे देखिएगा। ये उनसे कनेक्टेड नहीं है और ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। यूपीएससी, स्टेट पीएससी या कोई भी आप एग्जाम दो, इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही हैं, ये याद रखिएगा। तो चलिए आज इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। जो 6th चैप्टर है 9th के एनसीईआरटी से, ये लास्ट चैप्टर जो है उसका नाम है पॉपुलेशन। तो आज हम इस वीडियो में पॉपुलेशन को जैसे कि पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या दिया है। तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले हमसे एक सवाल पूछा है, कैन यू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स। क्या आप कभी ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि इस दुनिया में कोई ह्यूमन बींग ही नहीं है? अगर देखा गया तो जितने भी रिसोर्सेस है वो कौन यूज करेगा, जो भी है इस अर्थ पे, या फिर जो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट बनाया गया है वो कौन बनाएगा, ये सवाल है। तो जो लोग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी को और सोसाइटी को डेवलप करने में। इकोनॉमी या सोसाइटी अगर डेवलप करना है तो ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग जो होते हैं, द पीपल, दे मेक एंड यूज रिसोर्सेस एज आर देमसेल्व्स रिसोर्सेस विथ वेरिंग क्वालिटी, है ना। तो अगर देखा गया तो लोग जो होते हैं वो रिसोर्सेस को यूज करते हैं और वो खुद ही एक रिसोर्स है जिनमें अलग अलग क्वालिटी है। आप में अलग क्वालिटी होगी, मुझ में अलग क्वालिटी, हम सब में अलग अलग कुछ क्वालिटीज है। इस कारण हम भी तो रिसोर्सेस हैं, यही कहा गया है। कोल जो होता है वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक पीस ऑफ रॉक है। वैसे ही जो लोग होते हैं वो भी कुछ इन्वेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, और हम ये भी कह सकते हैं कि उसको रिसोर्स बना सकते हैं। तो कोल तो एक सिर्फ पत्थर था, बट इंसान ने उस पत्थर का भी जिस तरह से यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज करके, वो फिर उसे रिसोर्सेस बना दिया। तो किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाना है तो ह्यूमन बींग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो है ही। नेचुरल इवेंट्स देखे गए, जैसे कि फ्लड आती है या फिर सुनामी आती है, ये सब डिजास्टर बन जाते हैं तभी जब वो किसी क्राउडेड विलेज या टाउन को अफेक्ट करते हैं। अगर किसी खाली जगह पे कोई सुनामी या फ्लड आ जाता है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है और कुछ ह्यूमन बींग का नुकसान नहीं होता है, कुछ भी हम कहेंगे कि कोई भी लॉस नहीं होता है, तो हम उसे डिजास्टर नहीं कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल स्टडीज़ का। तो सोशल स्टडीज़ जो है उसमें पॉपुलेशन को तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ये भी कहेंगे कि इट इज़ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड, है ना। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाकी भी चीज़ों को देखते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसका मीनिंग क्या है ये पता करते हैं। किसी भी चीज़, जैसे कोल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो पॉपुलेशन को या ह्यूमन बींग को कितना ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें सोचते हैं। तो हम यही कहेंगे कि रिसोर्सेस हो गए, कैलामिटीज़ हो गई या डिजास्टर्स हो गए, ये सभी मीनिंगफुल तभी है जब वो इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स आते हैं। जब ह्यूमन बींग से कुछ रिलेशन में ही नहीं है तो इन चीज़ों को कोई मीनिंग ही नहीं है, ऐसा समझ जाइए। और उनका जो नंबर है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ग्रोथ है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर क्वालिटीज है, जो भी चीज़ें हैं, ये एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है जिससे हम एनवायरनमेंट के सभी चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो क्या होगी और क्या नहीं। तो हम यही कहेंगे कि देयर नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज जो है प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हम अप्रिशिएट भी करते हैं एनवायरनमेंट को, तो हम अप्रिशिएट भी तभी करते हैं जब वो हमारे किसी काम का होगा, या फिर हम अंडरस्टैंड भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे काम का है। तो यही हम यहाँ कह सकते हैं सब चीज़ें। उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है अर्थ के रिसोर्सेज को, और रिसोर्सेज को बनाते भी है और वो कंज्यूम भी करते हैं, ये हम कह सकते हैं। और इसीलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस देश में कितने लोग रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, और वो हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, है ना। तो वो उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है और वो क्यों बढ़ रही है, ये सब देखना ज़रूरी है। और सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ये भी देखना ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें हमें देखना पड़ता है। बट ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती कहाँ से? इसकी इन्फॉर्मेशन हमें जहाँ से मिलती है वो होता है सेंसस ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सेंसस होता है वो हर चीज़ के बारे में, हमारे पॉपुलेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, जो जो हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की। तो इसे सेंसस कहा जाता है। अब सेंसस के बारे में यहाँ पे कुछ उन्होंने एक फैक्ट लिखा हुआ है, उसका मीनिंग लिखा हुआ है। अ सेंसस इज एन ऑफिशियल इनमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली, है ना। तो जो पॉपुलेशन की गिनती हो रही है एक ऑफिशियल तरीके से,
वो जो पीरियोडिकली होती है उसे सेंसस कहा जाता है। इंडिया में देखा गया तो जो पहला सेंसस था वो 1872 में लाया गया था। तो जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो था वो 1881 में लिया गया था, बट ये एक सेंसस था तो उतना कंप्लीट नहीं था। पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में ले लिया गया था। उसके बाद ये कहा गया कि रेगुलरली हर 10 साल बाद, यानी ये जैसा होता है ना पीरियोडिकली डन, तो यहाँ पे यही है कि हर 10 साल बाद इसे लिया जाएगा। तो उसके बाद 1881 के बाद 1891 ऐसा कर करके जो हमारा पिछला सेंसस था वो 2011 में आया था। अब नेक्स्ट सेंसस अभी आएगा कभी। तो अगर देखा गया तो जो इंडियन सेंसस होता है वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डेटा का। तो देखिए डेमोग्राफिक यानी वही पॉपुलेशन कौन कैसा है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोशल चीज़ें क्या है समाज को लेके, या इकोनॉमिक यानी आर्थिक चीज़ों को लेके, ये सब चीज़ें। तो हैव यू एवर सीन अ सेंसस रिपोर्ट, है ना? अगर नहीं भी आपने देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो प्राइमरीली ये देखा जाता है कि 3 मेजर क्वेश्चंस ही हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड। पहला ये है कि पॉपुलेशन की साइज और डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, यानी हम यही कहेंगे कि कितने लोग यहाँ रहते हैं, उसके अलावा वो कहाँ पे रहते हैं। दूसरा पॉपुलेशन की ग्रोथ और प्रोसेस जो है ऑफ पॉपुलेशन चेंज, वो यानी हम यही कहेंगे कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है और कितनी चेंज हुई है टाइम के साथ। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन, वही हम देखेंगे कि कितने एज की पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स कंपोजिशन कैसा है, मेल है फीमेल है, या फिर लिटरेसी लेवल्स कैसी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सा ऑक्यूपेशन करता है, और हेल्थ कंडीशंस किस तरह से, ये चीज़ें मेन होती है। तो हम ये 3 क्वेश्चंस जो होते हैं ये हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले हमें इन्हीं चीज़ों को पढ़ना होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, और तीसरा हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन। तो चलिए पहला टॉपिक जो है वहां से शुरू करते हैं, जिसका नाम है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया की अगर पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया नंबर्स में, तो इंडिया की पॉपुलेशन ऑन मार्च 2011 ये 1210.6 मिलियन थी, यानी हम कहेंगे कि 1210.6 मिलियन। और ये अगर देखा गया तो पूरे वर्ल्ड में जितने लोग रहते हैं उनके 17.5% है। 1.21 बिलियन लोग जो होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे देश में। और हमारे देश में अगर देखा गया तो अलग अलग जगह पे रहते हैं, इसलिए अनइवन, कहीं कम कहीं ज़्यादा, इसलिए उन्हें अनइवन कहा जा रहा है। और हमारे देश का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2.4% ही है पूरे वर्ल्ड के एरिया का। यानी हम यही कहेंगे कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन के 17.5% है, और हमारा जो एरिया जिसमें इतनी पॉपुलेशन रहती है वो पूरे वर्ल्ड के सिर्फ 2.4% है। इसलिए इंडिया में आपको हर जगह इतनी भीड़ दिखती है। 2011 का जो सेंसस का डेटा था वो ये रिवील करता है कि उत्तर प्रदेश जो है, जिसका पॉपुलेशन साइज 199 मिलियन है, ये सबसे पॉपुलर स्टेट है इंडिया का। ये जितनी भी चीज़ें, ये फैक्चुअल चीज़ें आपको आपके नोट्स में नोट डाउन करनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी बताऊँ कि उत्तर प्रदेश में अबाउट 16% जो लोग है, यानी पूरे कंट्री में जितने लोग हैं उसके 16% तो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। अब उसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा उन्होंने जो चीज़ें हमें बताई कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट आपको पता चल गया, कितने परसेंट पूरे इंडिया के लोग रहते हैं वो पता चल गया, कितनी पॉपुलेशन है वो पता चल गया आपको, ये सब चीज़ें पता चली। अब आपको कम पॉपुलेशन वाला स्टेट देखना है। ऑन द अदर हैंड हिमालय का एक स्टेट है जिसका नाम सिक्किम है, जिसका पॉपुलेशन सबसे कम है, जो कि 0.6 मिलियन है। इतना कम पॉपुलेशन आपको वहाँ पे देखने मिलता है। और लक्षद्वीप जो है वहाँ पे तो सिर्फ 64,429 लोग ही रहते हैं, बट ये एक यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट्स में देखा गया तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट हम कहेंगे वो है यूपी, सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट सिक्किम, और सबसे हम ये कहेंगे कि कम पॉपुलेशन वाला यूनियन टेरिटरी जो आपको देखने मिल रहा है वो लक्षद्वीप है। ऑलमोस्ट अगर देखा गया तो हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5 स्टेट्स। इंडिया के पूरे आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो 5 स्टेट्स में रहती है। उनका नाम है, एक है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। इतने जगह तो आपको आधे से ज़्यादा लोग इतने ही जगह रहते हुए दिखते हैं। उसके साथ साथ राजस्थान जो है वो बिगेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया में सबसे बड़ा स्टेट। अगर देखा गया तो वहाँ सिर्फ 5.5% ही पॉपुलेशन रहते हैं पूरे इंडिया की। देखिए जहाँ वेजिटेशन अच्छा है, जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा है, वही ज़्यादा लोग रहते हैं, वही ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने मिलते हैं। तो राजस्थान की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो इतनी फेवरेबल नहीं है जिससे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, इसलिए वहाँ ज़्यादा आपको पॉपुलेशन दिखेगी भी नहीं। तो जगह बहुत बड़ी है बट पॉपुलेशन बहुत कम है।
ठीक है, तो ये आपको एक रीज़न लिखना है कमेंट सेक्शन में कि रीज़न क्या होगा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के इंडिया में देखने मिलती है। इंडिया का पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक आपको जो ये दिया हुआ है एक ये इंडिया का मैप दिया, इसमें आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाले हैं वो 250 एंड बिलो नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो रहते हैं ना, ये पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने मिल रही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये डेंसिटी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, तो वहाँ पे आने के पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं उसके पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, यहाँ दी हुई है। देखिए ये बहुत बड़ा ब्लू में जो दिख रहा है उत्तर प्रदेश है, उसके अलावा ये आपको ऑरेंज वाला महाराष्ट्र देखने मिल रहा है, बिहार है, ये देखिए छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ बहुत कम पॉपुलेशन आपको देखने मिल रही है। ठीक है, और ये अगर देखा गया तो ये पॉपुलेशन हम कहेंगे कि ये बहुत कम एक तरह से आपको जो देखने मिलती है वो उत्तराखंड की देखने मिल रही है। उसके अलावा सिक्किम और बाकी स्टेट्स की तो यहाँ 2% ही है पूरे मिल के। सिक्किम अकेला तो बहुत ही कम है, तो उसको तो यहाँ दिखा भी नहीं सकते, ऐसा समझ लीजिए। तो इस तरह की ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलती है। अगला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। अब आपको पता है हम पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें हमें जो चीज़ें पढ़ी पहले वो था पॉपुलेशन साइज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी। अब डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? डेंसिटी, अब सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी हमें एक बहुत अच्छा एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का पिक्चर दिखाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है इसकी अगर हम बात करें तो इट्स कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर यूनिट एरिया। तो एक स्क्वायर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली कैसे जाती है। फॉर एग्जांपल ये ए नाम का एरिया है और इसका जो एरिया है, ए नाम का जो एरिया, इसका एरिया टोटल एरिया है ऐसा समझ जाइए 100 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये 100 स्क्वायर किलोमीटर में फॉर एग्जांपल अगर 1000 लोग रहते होंगे, 1000 पीपल ये रहते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन 1000 है, तो हमें इसे डिवाइड करना होता है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे 1000 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो रहेगा 10। तो 10 इस पे रहेगा पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये हो गई इसकी डेंसिटी। तो आपको ये पता चल गया कि डेंसिटी निकाली कैसे जाती है। चलिए अब देखते हैं इनका क्या कहना है वो। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया इट्स कैलकुलेटेड एज अ नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन पर यूनिट एरिया। तो जितने भी लोग आपको पर यूनिट एरिया में दिखते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। अब यहाँ पे भी आपको बताता हूँ कि ये देखिए उन्होंने बहुत अच्छा एक फैक्ट लिखा, ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। ठीक है, तो बांग्लादेश और जापान ऐसे हैं जिनका एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी अगर निकाला गया तो इंडिया से ज़्यादा है। तो आपको ये निकालना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बांग्लादेश और जापान की कितनी, और कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंडिया की है 2011 में जो रिकॉर्ड की गई थी वो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? पूरे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो है वो, और हम देखेंगे टोटल एरिया, और फिर आपको पता है कि इनको आप जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है पर पर्सन कितने, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। तो डेंसिटी जो होती है वो 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो कि बिहार की है इतनी ज़्यादा, और 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो कि अरुणाचल प्रदेश की है। अब हिली एरिया है तो बहुत कम आपको देखने मिलेगी पॉपुलेशन डेंसिटी। एरिया बड़ा रहेगा उस हिसाब से पॉपुलेशन बहुत कम रहेगी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम हो जाएगी। एरिया कम है और लोग ज़्यादा है तो उसे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यही है कि आप अगर 6.3 ये जो आपको फिगर देखने मिल रहा है इसमें आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डेंसिटी में। तो यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बताया भी था कि ये जो आपको एक मैप देखने मिल रहा है इंडिया का, यहाँ उन्होंने लिखा है देखिए 1000 एंड अबाउ जो रेड वाले, यहाँ देखिए बिहार है, वेस्ट बंगाल है, 1000 एंड अबाउ वाले स्टेट्स हैं। उसके अलावा 751 से 1000 तक की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले हैं वो यहाँ पे ऑरेंज कलर से बताया गया। ये देखिए केरला आपको देखने मिल रहा है, उसके अलावा आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश देखने मिल रहा है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो येलो में 501 से 750 में यहाँ पे तमिलनाडु आपको देखने मिल रहा है, पंजाब हरियाणा देखने मिल रहा है। उसके अलावा हम कहेंगे 251 से 500 पे ये देखिए बहुत सारे स्टेट, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात है। उसके अलावा हम कहेंगे यहाँ आसाम आपको देखने मिल रहा है। ये सब स्टेट्स है जहाँ पे आपको 251 से 500 तक की पॉपुलेशन यानी हम कहेंगे कि डेंसिटी देखने मिलती है। और 250 एंड बिलो बहुत कम डेंसिटी वाले ये देखिए छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गए, या फिर उत्तराखंड, यहाँ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, सिक्किम, मेघालय,
उसके अलावा हम कहेंगे कि मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और एक स्टेट था जिसकी यहाँ पे आ रही थी 251 से 500 में, वो यहाँ पे त्रिपुरा। ये मैं आपको बताना भूल गया था। ये सब स्टेट्स आपको यहाँ देखने मिलते हैं। तो आपको ये पता चलता है कि ये इस तरह की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और लक्षद्वीप की तो बहुत कम है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, और अंडमान निकोबार की भी बहुत कम है। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने मिल रही हैं। और यहाँ पे देखिए दिल्ली भी रेड कलर में है। यहाँ पे दिल्ली की जो है वो भी 1001 एंड अबाउ है, तो इसकी भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपने यहाँ पे देख लिया सबकी पॉपुलेशन डेंसिटी, एक आइडिया भी आपको मिल गई है। तो एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है, नोट, तेलंगाना बिकेम 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन 2014, है ना। 2014 में तेलंगाना एक स्टेट बना था, तो यहाँ पे उसकी 2011 के बाद बनाया, तो उसका अब तक होने के हैं रिकॉर्ड्स। तो उसके अलावा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है बाइफरकेट हो चुका है 2 यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 2019 में हुआ, तो ये भी नए सेंसस में आपको पता चलेगा। इसलिए हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और आंध्र प्रदेश को एक यानी देख रहे हैं, तेलंगाना को अलग नहीं देख रहे, या फिर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग नहीं देख रहे, क्योंकि ये सब 2011 के बाद हुआ। और पॉपुलेशन जो हमारा सेंसस है वो 2011 के पहले 2011 में ही आ गया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते तो हमें ये पता चलता है कि देखिए उन्होंने हमें क्या कहा है। यहाँ पे उन्होंने कहा है, नोट द स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटीज बिलो 250% पर स्क्वायर किलोमीटर। मैंने आपको ये बताया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेट्स थे जिनके मैंने नाम लिए थे 250% पर किलोमीटर के नीचे वाले, वहाँ पे रग्ड टेरेन है, वहाँ पे हिली एरियाज़ है, यानी प्लेन्स नहीं है। उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अनफेवरेबल है, जिससे हम कहेंगे कि पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं रह सकती। तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो 250% पर स्क्वायर किलोमीटर के नीचे हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वैसे तो मैंने आपको बताया और आपके नोट्स में भी लिखना है। ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम में ये आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में मैं आपको ये बोलूँगा कि सिर्फ यूपीएससी नहीं या फिर कोई स्टेट पीएससी नहीं, तो कोई भी आप एग्ज़ाम दो, सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आना ही है। आसाम जो होता है और ज़्यादातर जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं उनकी मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने मिलती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हिली, डिसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ जो टेरेन है, और मॉडरेट लो रेनफॉल है, शैलो, और हम कहेंगे कि एंड लेस फर्टाइल सॉइल्स है, उस कारण पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी कम यहाँ पे देखने मिलती है, बट काफ़ी मॉडरेट है। आप यहाँ पे देखते हैं रॉकी नेचर है टेरेन का, उसके अलावा हिली है, रेनफॉल जो है वो मॉडरेट से लेके लो है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं है, शैलो और लेस फर्टाइल सॉइल है। इस कारण एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं देखने मिलेगा, बट उतना भी बुरा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो काफ़ी मॉडरेट है। नॉर्दर्न प्लेन्स में या फिर केरला में जाओ साउथ में, तो यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज आपको देखने मिली, क्योंकि फ्लैट प्लेन्स है, फर्टाइल सॉइल्स है, बहुत अच्छा रेनफॉल है, तो ये इस कारण आपको बहुत अच्छे पॉपुलेशन भी वहाँ देखने मिलती है। 3 स्टेट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटीज हाई है, और कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आगे चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो पहला जो पार्ट था उसका नाम था पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम जाएंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में। सो अब जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है और पॉपुलेशन में चेंज होने की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले अगर देखा गया तो पॉपुलेशन एक बहुत डायनामिक फेनोमेनन है, जैसे आप देख सकते हो ग्रोथ भी है, चेंजेस भी काफ़ी आते हैं। अगर देखा गया तो इसका नंबर्स पॉपुलेशन का या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या कंपोजिशन हो गया इस पॉपुलेशन के, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। हम यही कहेंगे कि एक जैसे आपको किसी भी सेंसस में नहीं दिखेंगे, चेंज होते ही रहेंगे। और ये जो हम ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्यों होता है, क्योंकि इंटरैक्शन होती है 3 प्रोसेस में। एक होते हैं बर्थ्स, यानी ज़्यादा यहाँ पे हम जन्म होते हुए देखते हैं लोगों के। दूसरा होता है डेथ, लोगों की डेथ होती है। और तीसरा माइग्रेट, एक जगह से लोग दूसरे जगह माइग्रेट होते हैं, जिस कारण पॉपुलेशन में आपको चेंजेस देखने मिलते हैं। अब इसी में अगर देखा गया तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की गई है सबसे पहले इस टॉपिक में। दूसरी यहाँ पे जो बात की गई है वो है प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। ये अगर देखा गया तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ में हमें बताया। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी क्या, कि जो नंबर्स चेंज हुए, जो लोग इस देश में रहते हैं या किसी भी टेरिटरी में रहते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर देखा गया, आखिरी 10 साल में अगर देखा गया, तो जो चेंजेस आए हैं, जो ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की, उसको पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। फॉर एग्जांपल
इंडिया है, इंडिया में अभी 2011 में इतनी इतनी पॉपुलेशन थी, 2021 में इतनी हो गई, यानी 10 साल में जो चेंजेस आए वो सबसे पहले हम कह सकते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं दो तरह से बताए जाते हैं, एक एब्सोल्यूट नंबर होते हैं और दूसरे हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर। अब जैसे आप एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो आपको नंबर्स बताए जाते हैं कि भाई इतने इतने करोड़ पॉपुलेशन थी, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं वहाँ से उतने नंबर्स बढ़े, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं इतने लोग थे अब उनके मुकाबले अब इतने, यानी इतना परसेंटेज ऑफ लोग की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो एब्सोल्यूट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यही देखा जाता है कि नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड है ना, तो कितने नंबर्स ऐड हुए, कितना इंक्रीज हुआ। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अगर हम देखेंगे जैसे 2001 में कितने थे और 2011 में कितने, ये अगर देखना है तो 2001 की जो पॉपुलेशन थी और 2011 की जो पॉपुलेशन होगी, तो जो भी पॉपुलेशन बढ़ी होगी उसको माइनस कीजिएगा और आपको कितना मिलेगा कि जितनी लोग बढ़े हैं उनका नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि 2001 में 1000 लोग थे और 2011 में 2000 लोग हो गए, तो 2000 में से अगर आप 1000 लोगों को माइनस करोगे तो 1000 आपको नंबर मिलेगा, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हुआ है, 1000 से इंक्रीज हुआ है। इसको एब्सोल्यूट इंक्रीज कहा जाता है। दूसरा, अगर हमें परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालते वक्त सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी इंक्रीज हो रहा है उसका परसेंट देखना होगा। अब जैसे मैंने क्या कहा कि पहले 1000 था फिर 2000 हो गया, तो चलिए 1000 लोग बढ़े हैं 1000 के पीछे, यानी फिर कितना ग्रोथ हुआ है उसको परसेंट आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ वही दिया है कि फॉर एग्जाम्पल अ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट इन अ गिवन ईयर देयर वॉज इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100% इन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो वही 100 लोगों के पीछे कितने लोग बढ़े ये देखने मिलता है ना। तो हम यही कह सकते हैं 2% यानी क्या, 100 लोगों के पीछे 2 लोग बढ़े हैं। अगर हम कहेंगे 4% यानी क्या, 100 लोगों के पीछे 4 लोग बढ़े हैं। तो इसी को एनुअल ग्रोथ रेट भी कहा जाता है, जो कि परसेंट में निकाला जाता है। सिंपल याद रखेगा, एक परसेंट में निकाला जाता है और एक एब्सोल्यूट नंबर्स में निकाला जाता है, सिंपल बात है। तो इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो काफ़ी स्टीडीली इंक्रीज हो रही है। 361 मिलियन 1951 में थी और 1210 मिलियन 2011 में है। तो हम कहेंगे कि एकदम से नहीं बढ़ रही है, बहुत आराम से बढ़ रही है, बट ऐसा भी नहीं कि कम हो रही है, तो बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे 1951 में 361 मिलियन, अब एब्सोल्यूट इंक्रीज जो देखा गया तो 42.73 मिलियन का देखा गया था पिछले 10 सालों में, और इसका अगर परसेंटेज निकाले तो 1.25 निकला था। जैसे हम देख सकते हैं कि 2011 में 1210.6 मिलियन थे, और एब्सोल्यूट नंबर जो बढ़ा था इसके मुकाबले अगर देखा गया तो हम कहेंगे कि 181 पॉइंट, फिर भी यहाँ हम कहेंगे कि 46 इतना बढ़ा था, और ये इसका ही अगर हम परसेंट निकालें तो 1.64% आता है। तो इसको पिछले ईयर के पिछले सेंसस के कंपैरिजन में ये सब नंबर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया। ये पता चलने के बाद हम आगे आते हैं और आगे आपको ये पता चलता है कि सिंस 1981, अगर इस टेबल को आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि ये जो टेबल होता है यहाँ से रिवील किया जा रहा है कि 1951 से 1981 तक जो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टीडीली बढ़ रही है, आराम से बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 361 मिलियन इन 1851 टू 683 मिलियन इन 1951 टू 683 मिलियन इन 1981। ये जो आप देख रहे हैं तो है ना, हम कहेंगे कि रैपिडली भी बढ़ी है, बट उन्होंने एक आराम से उसको बढ़ते हुए आपको देख रहे हैं, यानी हम कहेंगे कि ऐसा नहीं कि कम हो रही है, कभी कभी आपको रैपिडली बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम बढ़ रही है, बढ़ भी बहुत सारी रही है पॉपुलेशन। बट अगर देखा गया तो हम यही कहेंगे कि हर बार ही बढ़ रही है ना, स्टेडीली बढ़ रही, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही, ये हम कह सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, नंबर ऑफ पीपल बीइंग एडेड एवरी डिकेड इज स्टेडीली इंक्रीजिंग, ये बढ़ते जा रहा है। ऐसा क्यों, आपको इसके पीछे के रीज़न लिखने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अब यहाँ पे अगर देखा गया तो 1981 से अगर देखा गया तो रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है वो डिक्लाइन होते हुए दिख रही है ग्रेजुअली। आप अगर देखोगे तो यहाँ से आएंगे 1981 में, 1981 से देखिए 2.22 ग्रोथ, 2.16, 1.97, 1.64%। तो परसेंट वाइज अगर देखा गया तो ये घटते हुए हमें दिख रहा है, फिर भी ये कम भी हो रहा है परसेंटेज, फिर भी ड्यूरिंग दिस पीरियड क्योंकि बर्थ रेट डिक्लाइन हुए हैं तो स्टिल 182 मिलियन की अगर बात करें लोग ये ऐड हुए हैं पॉपुलेशन में। 90s में ही सिर्फ देखा गया तो इतने सारे लोग ऐड होते हैं, तो एनुअल एडिशन जो होता है वो काफ़ी सारा आपको देखने मिल रहा है पहले से भी ज़्यादा।
तो यहाँ पे आप देखिए 1901, 19 ये देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है हमारा ग्राफ। और यहाँ पे अगर हम इसको यही देखें परसेंटेज में, तो परसेंटेज कभी कभी आपको कम भी देखने मिल रहा है ग्रोथ में, बट फिर भी परसेंटेज कम हुआ तो भी लोग तो काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि इट इज़ एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत लार्ज पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं सिर्फ लार्ज, वेरी लार्ज कहेंगे तो लो एनुअल रेट जो होता है वो बहुत बड़े पॉपुलेशन पे आपको देखने मिलता है ना। तो हम यही कहेंगे कि एनुअल रेट जो है ये हम यही कह सकते हैं कि इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इट यील्ड्स अ लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज, है ना। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में बहुत इंक्रीज देखने मिल रहा है। और आपको ये भी बता दूं, व्हेन मोर देन अ बिलियन पीपल इंक्रीज इवन एट द लोअर रेट, रेट कम है बढ़ने का, आप देख रहे बढ़ने का रेट बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 1.25, 1.96, 1.97, तो रेट अगर कम भी रहा तो भी बिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो टोटल नंबर बीइंग एडेड बिकम्स वेरी लार्ज। ये आपको देखना, पॉपुलेशन उतनी है, उसका 1% भी बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, 2% बढ़ रहा है तो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, तो ये इंक्रीज तो बहुत बड़ा है। तो इंडिया के एनुअल इंक्रीज जो है पॉपुलेशन में वो बहुत ज़्यादा है, और हम यही देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा है कि इस कारण हम रिसोर्सेज को या एनवायरमेंट को कंजर्व करना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ है इंडिया में। तो ये हमें पता चलता है। तो जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ग्रोथ रेट का, वो हमें पॉजिटिव इंडिकेटर मिलता है बर्थ कंट्रोल पे, कि बर्थ कंट्रोल हो रहे होंगे तभी तो हमें जो रेट है वो कम होते हुए दिख रहा है, बढ़ने का रेट, लोग बढ़ रहे हैं बट जिस रेट से पहले बढ़ रहे थे उस रेट से अभी नहीं बढ़ रहे, ऐसा भी कहा है। यानी हम कहेंगे कि टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो एंड इंडिया में ओवरटेक चाइना, 2045 तक इंडिया जो होगा वो चाइना को ओवरटेक भी कर लेगा और इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी वर्ल्ड में बन सकता है। तो हमें ही इन चीज़ों से रोकना है, अदरवाइज आपको पता है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं। और मैं ये कहूँगा मिल सकते हैं ही नहीं तो पक्का है मिलेंगे ही। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे जो दूसरा देखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो टॉपिक थे जो अभी कवर किए वो सबसे पहले देखते हैं। हमें जो पढ़ना था उसमें हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। तो हमें जो पढ़ना था उसमें हमें पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, पॉपुलेशन ग्रोथ देख लिया। अब हमें प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज देखना है। तो चलिए प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज को अभी हम स्टडी करते हैं, किस तरह से ये प्रोसेस चलती है। तो अगर हम यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें जैसे बताया है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ आपको देखने मिलता है कि 3 मेन प्रोसेस होते हैं जिससे पॉपुलेशन बदलती है। ये आपको भी पता है, एक होता है बर्थ रेट, दूसरे होते हैं डेथ रेट और तीसरा होता है माइग्रेशन। इन तीनों चीज़ों के चलते आपका जो भी पॉपुलेशन है वो चेंज होता है या वो बढ़ता है। नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ये अगर देखा गया तो वो क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का डिफरेंस। अगर देखें नेचुरल पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, जो बर्थ रेट है, यानी आप ऐसा समझ लीजिए बर्थ रेट और डेथ रेट का बीच का डिफरेंस, यानी ऐसा समझ जाइए कि 1000 लोगों ने जन्म लिया, ऐसा समझ जाइए ये बर्थ रेट था, और 500 लोगों की डेथ हुई, वो डेथ रेट था। तो इसको माइनस कर देंगे तो नेचुरल जो है वो कितना बचा है, 500, है ना। तो 500 हम कहेंगे। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो 500 ये नेचुरल रेट है, ये हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो यही हम कहेंगे नेचुरल इंक्रीज इसे कहा जाता है। तो बर्थ रेट क्या होती है, बर्थ रेट यानी इज द नंबर ऑफ लाइव्स पर बर्थ 1000 पर्सन इन द ईयर, है ना। तो हम यही कहेंगे कि 1000 लोगों में कितने लोगों ने जन्म लिया होगा, ये निकालना यानी बर्थ रेट हो गया। अब इससे हम ये देख सकते हैं कि इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट मे हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट। सो हम इंडिया में ये कह सकते हैं कि जो बर्थ रेट है वो हमेशा डेथ रेट से ज़्यादा ही होता है, जितने लोग जन्म लेते हैं उससे बहुत कम लोगों की डेथ होती है, जिससे पॉपुलेशन बढ़ती ही रहती है। डेथ रेट यानी क्या है कि पर 1000 लोग, अगर 1000 लोगों में एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई है ये निकालना, तो इसे कहा जाता है डेथ रेट। और मेन कॉज जो होता है ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। लोगों का जो डेथ रेट है ये कम होते जा रहा है रैपिडली, इस कारण भी रेट क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है, जिससे पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। तो हम कहेंगे टिल 1980 बर्थ रेट जो थे वो हाई थे और डेथ रेट जो थे वो डिक्लाइन कर रहे थे। और अगर देखा गया तो विच लेड टू अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और जिस कारण पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 81 से ये देखा गया कि बर्थ रेट जो होते हैं वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हुए, और हम कहेंगे कि ग्रेजुअल डिक्लाइन आपको पॉपुलेशन ग्रोथ में भी देखने मिला। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस ट्रेंड, ये जो भी हुआ है
ये इसके पीछे कारण क्या है, ये जो डिक्लाइन आपको देखने मिल रहा है उसके पीछे कारण क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके बाद हम जो देखते हैं तीसरा कंपोनेंट, जैसे आपको बताया था 3 कंपोनेंट होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। तीसरा जो कंपोनेंट है माइग्रेशन, इसको स्टडी करते हैं। तो ये जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन यानी क्या, मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट एक एरिया या एक रीजन से या एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में, उसको माइग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेशन इंटरनल हो सकता है। इंटरनल माइग्रेशन यानी क्या, कि देश के देश में जो माइग्रेशन हो रहा है वह इंटरनेशनल भी हो सकता है। इंटरनेशनल यानी क्या, एक देश से दूसरे देश में लोग माइग्रेट हो रहे हैं, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल। तो माइग्रेशन भी 2 तरह के आपको देखने मिलते हैं, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन जो होता है ये इट डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, है ना, क्योंकि देश के देश में ही एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो तो देश की पॉपुलेशन नहीं बदलेगी, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो चेंज होगी, क्योंकि ये देखा जाएगा कि ए नाम के एरिया में ज़्यादा लोग हैं, बी नाम के एरिया में कम लोग हैं। अगर बी से ए के एरिया में लोग माइग्रेट होते हैं तो ये हम कह सकते हैं। तो माइग्रेशन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे कंपोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ये चेंज होती है, ये हमें देखने मिलता है। तो सबसे उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन किस चीज़ से होते हैं, तो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में होते हैं। आपको ये पता होगा, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में हम कहेंगे माइग्रेशन हो रहे बिकॉज ऑफ पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज। अब हम यही कहेंगे कि क्या है वहाँ पे, तो हम ये पुश फैक्टर्स कौन से हैं, पुश फैक्टर्स हम कहेंगे सबसे पहले देखिए पुश कहाँ से हो रहा है, रूरल एरिया से पुश हो रहे हैं, और किस तरफ पुश हो रहे हैं, अर्बन एरिया में पुश हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज़ में। तो रूरल एरियाज़ में ये सब होने के कारण शहरों में ये कम है, पॉवर्टी भी कम है और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है, इस कारण लोग पुश हो जाते हैं रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में। तो ये आपको पता चलता है। दूसरा है पुल ऑफ द सिटी। पुल ऑफ द सिटी यानी सिटी अपने और खींचती है लोगों को, कैसे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है शहरों में, लिविंग कंडीशंस अच्छी होती है, तो पुल शहरों की तरफ है और पुश रूरल एरियाज से है। तो ये एक माइग्रेशन आपको देखने मिलता है। तो माइग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है पॉपुलेशन चेंज का। तो आपको माइग्रेशन देखना पड़ेगा कितना हो, जिससे आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन कितनी चेंज हो रही है, ये हमें यहाँ पे देखने मिलता है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि इट changes not only the population size but also the population composition of urban and rural population in terms of age and sex composition, है ना। तो यहाँ पे यही हम कहेंगे कि लोग जो भी माइग्रेट हो रहे हैं, तो माइग्रेट होते वक्त आपको ये देखने मिल रहा है, माइग्रेट होने से क्या हो रहा है कि इस कारण से पॉपुलेशन साइज नहीं बदल रही है, बट जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है यानी अर्बन में ज़्यादा और रूरल में कम, ये भी देखने मिल रहा है। यानी हम कहेंगे एज, अब एक एज के लोग, अगर ओल्ड एज है तो वो ठीक है अपने गांव में बस जाते हैं, बट जो यंग एज के लोग हैं वो ज़्यादातर शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के तलाश में। या सेक्स कंपोजिशन में भी ज़्यादातर देखने मिलेगा कि मेल मेंबर्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। इंडिया में अगर देखा गया तो रूरल अर्बन माइग्रेशन जो होता है वहाँ पर स्टडी इंक्रीज देखने मिला है इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज़ एंड टाउन्स, है ना। तो वहाँ पर इंक्रीज ही है। अर्बन पॉपुलेशन जो होती है वो 17.29% से बढ़ी है, हम कहेंगे ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 1951 इतनी जो बढ़ी थी, वहाँ से 2011 में 31.8% आपको इंक्रीज देखने मिला है। तो 17.29 इंक्रीज था 1951 में और अभी 31.8% इंक्रीज है 2011 में। तो आप देख रहे हैं कि जो अर्बन पॉपुलेशन है किस तरह से बढ़ रही है। और आपको ये भी बता दूं कि जो भी इंक्रीज हुआ है इन नंबर्स ऑफ मिलियन प्लस सिटीज फ्रॉम 35 to 53 इन जस्ट 1 डिकेड, दैट इज 2001 से 2011 तक, ये भी आपको देखने मिल रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज है नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज, यानी आप देख रहे हैं 35 मिलियन से 53 सिर्फ एक डिकेड में आपको देखने मिला, 2001 से तो 2011 के बीच में बहुत बड़ा इंक्रीज है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ, ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम फिर से ऊपर आते हैं और अब देख लेते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हुए। तो सबसे पहले अगर देखा गया तो आपका जो पहला टॉपिक था दैट इज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये भी हो गया है। अब आगे का जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, एज पढ़ना है, सेक्स कंपोजिशन या सेक्स रेशियो होता है ये पढ़ना है, लिटरेसी रेट पढ़ना है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, है ना। और उसके अलावा हम कहेंगे कि हेल्थ कंडीशंस भी पढ़नी है। तो इतने हमें आखिरी टॉपिक में पढ़ना है, तो चलिए इसको भी पढ़ना हम शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे एज कंपोजिशन की। अगर हम एज कंपोजिशन की बात करें तो एज कंपोजिशन जो पॉपुलेशन का होता है उसका मतलब नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री, है ना। अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग जो लोग रहते हैं, जैसे इतने से इतने साल के बीच में कितने लोग हैं क्या नहीं, इसे कहा जाता है, हम कहेंगे एज कंपोजिशन।
यहाँ पे अगर देखा गया तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, है ना। तो बहुत बेसिक चीज़ है और हम ये भी कहेंगे कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी चीज़ है, क्योंकि लोगों की जो एज होती है वो इन्फ्लुएंस करती है इस चीज़ को कि वो क्या चाहते हैं। अलग अलग लोगों के एज के हिसाब से उनके अलग अलग ज़रूरतें, अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग बाइज होते हैं, है ना, डज, है ना। तो जो भी वो कर रहे हैं, और हम ये भी कहेंगे कि हीज और हर कैपेसिटी टू परफॉर्म, और कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अब एक यंग एज में है तो इंसान अच्छे से परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल, ये भी हमें पता चलता है। तो कॉन्सिक्वेंटली हम ये कह सकते हैं कि नंबर एंड परसेंट जो है पॉपुलेशन के, जो हम कहेंगे कि जिसमें चिल्ड्रन आपको देखने मिलते हैं या वर्किंग एज देखने मिल रहे हैं, एजेड ग्रुप देखने मिलते हैं, आर नोटेबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना। सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ये सब जो बनता है हमारे यहाँ का, वो इन्हीं चीज़ों से तो बनता है। कितने बच्चे हैं, कितने वर्किंग एज है, कितने एज्ड लोग हैं, तो ये सब चीज़ों से हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वो है कि चिल्ड्रन की बात करें तो ये जो हम कैटेगरीज देख रहे हैं इसमें हम इन्हें बांटते हैं। चिल्ड्रन जनरली बिलो 15 ईयर्स होते हैं, और अगर देखा गया तो दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव। जो चिल्ड्रन होते हैं 15 साल के नीचे, वो कोई इकोनॉमिकली आपको कुछ प्रोड्यूस नहीं करके देने वाले, और उनको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल केयर हो गया, ये एज में। तो देखिए अब जो इस एज के बच्चे दिख रहे हैं वो तो उससे आपको पता चल रहा है कि क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या वो कर सकते हैं। उसके बाद वर्किंग एज होते हैं। वर्किंग एज जो होते हैं 15 to 59 ईयर्स होती है। ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकली इस देश को कुछ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, और ये बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव भी होते हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन ग्रोथ में भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है। उसके अलावा यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादातर होती है। अब यहाँ पे देखा गया, और तीसरा जो आता है वो एज्ड वाला है। एज्ड जो है वो अबाउ 59 ईयर्स वाले होते हैं। ये अगर देखा गया तो दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, है ना। वो हो सकते हैं कि वो कुछ इकोनॉमिकली आपको प्रोड्यूस करके दे इस देश को, दो दे में हैव रिटायर्ड, है ना, वो रिटायर्ड भी होते हैं। तो दे में बी वर्किंग वॉलंटियरी, है ना। तो इतने, इसके बाद तो इंसान रिटायर ही हो जाता है। अब रिटायरमेंट के बाद की एज है भाई, तो ये हम यही कहेंगे कि वॉलंटरीली वर्क कर रहे हैं, अपने इच्छा से काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना, थ्रू रिक्रूटमेंट। अभी उनका रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता, ये तो आपको पता ही है। जो 59 ईयर्स के ऊपर है उसका रिक्रूटमेंट होगा ही कहाँ से। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि जो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड अफेक्ट, जो एज्ड लोग हैं, दे अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशो, बिकॉज ये जो ग्रुप होता है ये प्रोड्यूसर नहीं है, बट ये किसी ना किसी पे डिपेंड ज़रूर होता है। तो हम यही कहेंगे कि प्रपोर्शन जो है ये तीनों ग्रुप का जो आपको है, ये 6.5 यहाँ पे आपको देखने मिलता है। यहाँ देखिए एडल्ट्स जो है वो इतने सारे, यानी हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छी बात है कि इतनी बड़ी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है जो कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं इकोनॉमिकली। एज्ड जो है वो 6.9% है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। चिल्ड्रन जो है वो 34.4% है, जो ये दोनों हैं वो इस पे डिपेंड है, बट ये काफ़ी बड़ा है, तो इन दोनों को वो सपोर्ट कर सकता है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए इंडिया को कहा जाता है कि यंगस्टर्स का देश है, क्योंकि आप देखें ना ये वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितनी है इंडिया में, काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन देखने मिलती है। तो ये आपको देखने मिलता है। अब उसके अलावा हम कहेंगे कि सेक्स रेशियो क्या होता है दूसरा, तो एक हमने देख लिया एज वाला, दूसरा एज कंपोजिशन, दूसरा हम जो देखने वाले वो है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो यानी हम यही कहेंगे कि कितनी फीमेल्स है 1000 मेल्स के कंपैरिजन में। अगर यहाँ देखा गया इस देश में तो जो 1000 मेल है उनके कंपैरिजन में कितनी फीमेल देखने मिलती हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एक इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर, जिससे इक्वालिटी को मेजर किया जा सकता है बिटवीन मेल एंड फीमेल इन अ सोसाइटी, कि इक्वालिटी कितनी रही है। सेक्स रेशियो जो होता है देश का वो हमेशा हमारी हेल्प करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आज भी हमारा देश फेवरेबल है कि नहीं फीमेल्स के लिए, कि फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं। तो फाइंड आउट व्हाई दिस इज सो, तो ये सब ऐसा क्यों है। तो देश का जो हम कहेंगे हमारे कंट्री का जो सेक्स रेशियो है वो हमेशा अनफेवरेबल है फीमेल के लिए, ये भी हमें देखने मिल रहा है। हमेशा फीमेल कम ही देखने मिलती है मेल के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों, ये भी आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये देखिए ये उसके नंबर्स है। 1950 में 946 थी, तो 2011 में 943 है, यानी यहाँ से यहाँ भी इंक्रीज नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू द नंबर्स ऑफ 1951। आपको फिर भी 943 2011 में देखने मिल रही है, यानी बहुत ज़्यादा कोई अच्छा सेक्स रेशो नहीं है, बट हम कहेंगे कि ठीक है सेक्स रेशो इतना भी, बट इसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केरला का जो सेक्स रेशो ये देखिए कितना अच्छा है, 1084 फीमेल्स है एज कम्पेयर टू 1000 मेल्स।
पुदुचेरी का 1038 फीमेल्स है फॉर एवरी 1000 मेल्स, जबकि दिल्ली का अगर देखा गया तो 866 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स, और हरियाणा का देखा गया तो सिर्फ 877 है। तो इसके पीछे के इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या माइग्रेशन भी एक रीज़न हो सकता है कि जो मेल है वो किसी और स्टेट में माइग्रेट हो गए काम के पीछे, दिल्ली में ज़्यादा मेल माइग्रेट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ये रीज़न हो सकता है, या और भी कुछ रीज़न है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। उसके बाद आगे जो हम देखते हैं वो है लिटरेसी रेट्स। अब अगर हम लिटरेसी रेट्स की बात करें तो लिटरेसी रेट जो होते हैं ये यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम क्वालिटी देख सकते हैं पॉपुलेशन की। ऑब्वियसली ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन जो है वही इंटेलिजेंट चॉइसेस ले सकता है, जो एक इन्फॉर्म्ड है, जिसको चीज़ें पता है, या जो इंटेलिजेंट है। इसलिए लिटरेसी से क्वालिटी पता चलती है, और वही रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है जो लिटरेट है। तो लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी जो होता है ये सीरियस ऑब्स्टेकल है हमारे इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट में, क्योंकि कैसा होगा इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट अगर लोग ज़्यादातर लिटरेट ही नहीं है तो। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो लोग होते हैं एज्ड 7 years एंड अबाउ who can read or write with understanding in any language is treated as literate, है ना। तो लिटरेट किसको कहेंगे? कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है और वो व्यक्ति पढ़ सकता है और लिख सकता है और कोई भी भाषा, एक भाषा समझ सकता है, उसको लिटरेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चलती हैं। और उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी लेवल्स इन इंडिया ना। लिटरेसी लेवल तो काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो एज पर 2011 सेंसस 73% लिटरेसी रेट है, 80.9% मेल्स लिटरेट है और 64.6% फीमेल लिटरेट है। तो ये डिफरेंस फिर भी क्यों है? क्यों फीमेल ज़्यादा लिटरेट नहीं है एज कम्पेयर टू मेल्स? ये भी आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके बाद हम आगे आते हैं, हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। अब ऑक्यूपेशन पे हम बात करेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स की अगर बात की जाए तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो होता है दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव, है ना, जो इकोनॉमिकली कुछ काम कर रही है उसे कहा जाता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये बता दूं डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इकोनॉमिकली एक्टिव है, कुछ तो भी कुछ इकोनॉमिकली वो प्रोड्यूस कर रही है कंट्री के लिए, तो इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, उसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है ना। कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन में जो इंगेज्ड है वो लोग, जो कुछ ना कुछ हमारे इकोनॉमी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लोग। तो हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत नंबर ऑफ ऑक्यूपेशंस इस देश में देखने मिलते हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं, किसी भी देश में देखने मिलते हैं। ऑक्यूपेशंस जो होते हैं वो 3 इसमें क्लासीफाई किए जाते हैं जनरली। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शरी। अगर हम ऑक्यूपेशंस की बात करें इन तीनों इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती है जिसमें क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग या कॉरिंग आता है, ये सब हम यहाँ पे कहेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में अगर हम जाते हैं तो इंडस्ट्रीज़ आता है, बिल्डिंग या फिर हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क आता है, ये सब, जिससे हम कहेंगे यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, यहाँ पे रॉ मटेरियल बन रहा है, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आपको बनते हुए भी दिख रहे हैं साथ साथ। टर्शरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर सर्विस सेक्टर होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस या फिर हम कहेंगे कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सर्विसेज, यानी यहाँ पे जनरली ये जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये सर्विसेज से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आगे, तो प्रपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, है ना। तो कौन लोग कौन से एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, वो कंट्री कैसी है इस पर डिपेंड है। डेवलप्ड नेशन में अगर देखोगे तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग डेवलप्ड की बात करो, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में। बट डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, उसकी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो 64% पॉपुलेशन जो होती है वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर पे ही काम करती है। और प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे इंडिया में डिपेंड है, वो सेकेंडरी वाली 13% और टर्शरी वाली यानी सर्विस सेक्टर वाली 20% है सिर्फ। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग इंडिया में एग्रीकल्चर को ही यहाँ पे हम कहेंगे ऑक्यूपेशन बना के हैं। और हम ये भी कहेंगे कि देयर हैज़ बीन ऑक्यूपेशनल शिफ्ट इन फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ा है रिसेंट टाइम्स में, तो हम ये कहेंगे कि सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में ऑक्यूपेशनल शिफ्ट भी हुआ है, वहाँ भी लोग बढ़े हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो लोग ज़्यादातर वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट लेंगे। तो ये भी चीज़ें बढ़ते हुए आपको दिखी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम हेल्थ के ऊपर डिस्कशन करेंगे।
हेल्थ जो है इसकी अगर हम बात करें तो हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन कंपोजिशन का। ये अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को, ये तो आपको पता ही है। देखो भाई, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अच्छे से काम कर पाओगे, डेवलपमेंट के आप बहुत काम आओगे। सस्टेन्ड एफर्ट्स गवर्नमेंट के चलते रहते हैं जिससे गवर्नमेंट हेल्थ को इंप्रूव करे, लोगों की हेल्थ के कंडीशंस को इंप्रूव करे। डेथ रेट जो है डिक्लाइन हुए 25 पर 1000 पॉपुलेशन, जो कि हम देख रहे थे 1951 में, 77.2 पर 1000 के पीछे हम कहेंगे 2011 में। तो पहले कितने 25 डेथ रेट थी, 1000 लोगों के पीछे 25 लोगों की डेथ हो रही थी। यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो 1000 के कंपैरिजन में 7.2 लोगों की ही डेथ हो रही है 2011 में। तो अच्छा हुआ है, डेथ रेट जो है वो कम हुआ, यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मिली है। उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो बर्थ पे, वो भी हमारी बढ़ी है, यानी बर्थ होने के बाद आप कितने साल जीने वाले हो उसमें। पहले 1951 में देखिए कितनी कम थी, यानी एवरेज लाइफ एक इंसान की 36.7 ईयर्स ही थी, अभी 67.9 ईयर्स है 2012 की अगर बात करें। तो देखिए कितनी अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है। तो बहुत एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, यानी कुछ ना कुछ हेल्थ पे अच्छा ध्यान दिया जा रहा होगा। उसके अलावा हम कहेंगे कि इम्प्रूवमेंट जो हुए हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स में, जैसे पब्लिक हेल्थ में, या फिर इन्फेक्शियस डिसीज़ को कम करने में, या फिर मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस जो लोगों तक पहुंचाई हैं, जैसे आपके जो भी डिसीजेस है वो डायग्नोसिस उनका हो जाता है, ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छे से मिलती है। डायग्नोसिस यानी आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी बीमारी है। ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प कर रही है आपकी कि हम लोग हमारे हेल्थ पे ध्यान दे सकें। और अगर देखा गया तो हमारे जितने भी अचीवमेंट्स है उसके अलावा आज भी जो हेल्थ की सिचुएशन इस देश में वो मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन जो होता है वो आज भी बहुत कम है जितना रिकमेंड किया जाता है कि एक व्यक्ति ने जितना कंज्यूम करना चाहिए न्यूट्रिशन, उससे कम ही आजकल मिल रही है कैलोरीज। ऐसा भी है आजकल, यानी आज तक वो चीज़ें सुधरी ही नहीं है। उसके अलावा माल न्यूट्रिशन जो होता है वो भी काफ़ी बड़े पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, ये भी हमें पता चलता है। ड्रिंकिंग वाटर सेफ होना चाहिए, नहीं तो उससे भी बीमारियां बढ़ सकती हैं। उसके अलावा हम कहेंगे कि बेसिक सैनिटेशन एम्यूनिटीज़ हम कहेंगे ये भी अवेलेबल सबको होना चाहिए, जो कि सिर्फ 1/3 लोगों को ही रूरल पॉपुलेशन में मिलता है। साफ़ पानी, स्वच्छता, सैनिटेशन, बाकी सब चीज़ें, ये सब भी रूरल पॉपुलेशन को सिर्फ 1/3 लोगों तक ही पहुँची है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको जल्दी जल्दी टैकल करने की ज़रूरत है, और हम कहेंगे कि अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी के थ्रू। तो ये हमें एक और पॉइंट पता चलता है जिसको हेल्थ कहा जाता है। ठीक है, तो हेल्थ के साथ हमारे यहाँ के जो टॉपिक थे, जिसमें हम कहेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो टॉपिक हमें पढ़ने थे वो हमने पढ़े, बट यहाँ लेक्चर खत्म नहीं है, क्योंकि आगे हम इस लेक्चर में पूरा ही इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, जिसमें हमने हेल्थ कंडीशन तक के पूरे टॉपिक देखे। अब आगे हम बढ़ते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन, ये देख लेते हैं क्या होती है। एक नया कंसेप्ट है, काफ़ी लोगों के लिए पुराना होगा, काफ़ी लोगों के लिए नया होगा, बट हम सब यही पता समझ के चलेंगे कि ये सबके लिए नया है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। एडोलेसेंट पॉपुलेशन की बात अगर करें तो ये सबसे बड़ा फीचर है हमारे पॉपुलेशन का। अगर हमारे यहाँ सब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है इंडियन पॉपुलेशन का वो है कि उसमें बहुत सारे एडोलेसेंट पॉपुलेशन है। अब हम ये कहेंगे इट कंस्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी 5 में से एक व्यक्ति एडोलेसेंट है। अब एडोलेसेंट यानी होता क्या है? एडोलेसेंट यानी हम कहेंगे ये जनरली वो ग्रुप होता है जो 10 से 19 साल के बीच के लोग, लड़के हैं या लड़कियां हैं, 10 से 19 साल के बीच के जो भी लोग हैं उनको एडोलेसेंट कहा जाता है। तो 5 में से एक है ही। तो हम यही कहेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि आगे हमारे फ्यूचर यही लोग हैं, यही समझ जाइएगा। अभी एक डेवलपमेंट के स्टेज पे है। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो एडोलेसेंट की वो ज़्यादा होती है नॉर्मल चाइल्ड या एडल्ट से, है ना, क्योंकि उनकी एज ही वो है। तो अगर उनको पुअर न्यूट्रिशन मिले तो उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और काफ़ी सारी उनमें कमियां देखने मिलेगी। इंडिया में अगर देखा गया तो डाइट अवेलेबल जो होती है एडोलेसेंट को वो बहुत इनएडिक्वेट है न्यूट्रिएंट्स में, है ना, बहुत कम उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। और लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स जो होती है उनको एनीमिया है, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन की उनमें कमी देखने मिलती है। तो ये इसके लिए उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट अटेंशन, है। और इसके ऊपर जो भी हम डेवलपमेंट जो भी हमारे देश में चल रहे हैं, बट ये चीज़ में हमारा डेवलपमेंट उतना नहीं देखने मिल रहा है। एडोलेसेंट गर्ल्स जो होती हैं हैव टू बी सेंसिटाइज्ड टू प्रॉब्लम दे कन्फ्रंट, है ना। तो हम यही कहेंगे कि इनको पता होना चाहिए एडोलेसेंट गर्ल्स को भी क्या उनको प्रॉब्लम हो रहे हैं और क्या क्या उसका
हम किस तरह से उसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। तो अवेयरनेस जो होते हैं ये भी उनमें स्प्रेड करने चाहिए, जिससे इम्प्रूव किया जा सकता है ना, उनकी हेल्थ को। तो हम यही कहेंगे कि स्प्रेड ऑफ लिटरेसी और एजुकेशन, इसको बढ़ा के हमें अवेयरनेस भी लाना पड़ेगा इन एडोलेसेंट पॉपुलेशन में, क्योंकि यही हमारे देश का फ्यूचर है। तो फ्यूचर अच्छा रखना है तो इनके तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही मैं यहाँ कहूँगा। आखिरी टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो होता है, इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जो प्लानिंग है फैमिलीज़ की, ये अगर हम कहेंगे ये अगर ठीक से हो तो इंडिविजुअल की हेल्थ, वेलफेयर, ये सब अच्छे से हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में चलाया गया था। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो होते हैं उसमें यही होता है कि एक प्लान्ड पेरेंटहुड की बात की जाती है वॉलंटरी बेसिस पे। अगर आपको करना है तो कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है, बट ऐसा करना चाहिए, यही बताया जाता है। रेस्पॉन्सिबल एक सिटीज़न बनिए, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से रोकिए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 की थी, वो ये कहती है 2000 की, वो एक हम कहेंगे कि एक प्लान्ड एफर्ट था, जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात हमेशा होती रही है। अगर हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की बात करें तो वहाँ पे हम यही कहेंगे कि वहाँ एक फ्रेमवर्क दिया था, फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन, जिससे मिलेगा किसको, तो 14 ईयर्स के एज के नीचे के बच्चों को, ये हम कहेंगे। उसके साथ साथ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो होता है वो भी कम करने की बात की गई थी, है ना। तो टू बिलो 30 पर 100,000 लाइव्स, है ना। तो जितने भी बर्थ हो रहे हैं, लाइव बर्थ 1000, उसमें से 30 बच्चे जिंदा रह जाएं। हम यहाँ पे बात करें इन्फेंट मॉर्टेलिटी की, यानी वही 1 साल के अंदर डेथ हो जाना, है ना, उसको कहा जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी। तो हम यही कहेंगे कि हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि भाई कितने डेथ हो रहे हैं उसको कम करना 1000 बच्चों में 1 साल के भीतर। तो उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन देना चिल्ड्रन को, यानी हम कहेंगे कि वैक्सीन देना, जिससे उनमें डिजीजेस प्रिवेंट हो सके, हम रोक सके। या फिर हम कहेंगे कि जो मैरिजेस है गर्ल्स के, उसको डिले कराने के एक तरह से आइडिया लोगों तक पहुंचाना कि जल्दबाजी में मत जाइए, है ना, बाल विवाह मत कीजिए लड़कियों का। या फिर फैमिली वेलफेयर पे यहाँ पे बात की जाती है। तो यही हम कहेंगे कि ये सब चीज़ें नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में थी, और ये अगर अच्छे से चल जाए और लोगों में इससे अवेयरनेस बहुत अच्छा हो जाए तो हम यही कह सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो होती है उस पर कंट्रोल हो सकता है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो NPP 2000 और एडोलेसेंट के बारे में इसमें क्या कहा था। NPP 2000 जो है, यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 की थी, उसने ये बताया था कि एडोलेसेंट जो होते हैं, यानी 10 से 19 साल के बीच के जो होते हैं, वो मेजर सेक्शन है पॉपुलेशन के, जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के अलावा पॉलिसी में काफ़ी सारी चीज़ों पर फोकस किया गया था, जैसे हम कहेंगे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्योंकि ये जो ईयर्स है इसमें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है 10 से 19 साल के बीच में, और जो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए या उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाए। तो यहाँ यही कहा गया था कि ये जो प्रोग्राम होता है इसमें एक तरह से इसका एम यही था कि एनकरेज करना डिलेड मैरिज, है ना। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि उनकी अगर शादी करा दी जाए तो अनवांटेड प्रेगनेंसी जैसी भी चीज़ें आपको देखने मिल सकती है, तो मैरिज डिले कीजिए, या फिर जो भी हम कहेंगे कि, है ना, एंड चाइल्ड बेयरिंग, इसको भी थोड़ा सा डिले कीजिए कि ठीक है भाई कि आप जल्दी बच्चा मत कीजिए। एजुकेशन जो है एडोलेसेंट का, यानी हम यही उनको बताना चाहिए कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से क्या हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज जो होती है वो एक्सेसिबल करा के देना, या उनको अफोर्डेबल रेट्स में ये देना, ये सब से हम पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। फूड सप्लीमेंट्स हो गए, अच्छे न्यूट्रिशनल सर्विसेज हो गई, या लीगल मेजर्स जो होते हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, ये भी लिए जाने चाहिए। अच्छे अच्छे लॉज बनने चाहिए चाइल्ड मैरिज, जिससे प्रिवेंट हो सके। तो जितने भी लोग हैं नेशन के, वो बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं, और एक वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन अगर हम बनाते हैं तो हमारे देश को एक पोटेंशियल पावर, एक बहुत बड़ी शक्ति हम बना सकते हैं, ये हमें पता चलता है। और इसी के साथ, इसी लाइन के साथ हमारी 9th की NCERT ख़त्म होती है। तो हमने इस पूरे जर्नी को कंप्लीट किया है, आखिरी चैप्टर को हमने यहाँ कंप्लीट किया है, 6th चैप्टर जिसको पॉपुलेशन कहा गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर आपके लिए हर एक
हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने 9th के एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाले लेक्चर में हम 10th के एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। तो अब तक के जितने भी लेक्चर्स है उसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और नए एनसीईआरटी के लिए रेडी हो जाइए। तो अपना ख्याल रखिए। इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। अगर आप इसी तरह रेगुलर वीडियो चाहते तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से आपके जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो मिस नहीं होंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।